एकदम शॉक रह गई, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि मरियम खड़ी थी। गायत्री ने नव्या के जाने के बाद आज मरियम को फिर से देखा था। उनको देखते ही गायत्री की आंखें खुशी के मारे नम हो गई थी। मरियम भी गायत्री को देखकर ठीक वैसा ही फील कर रही थी जैसा कि गायत्री कर रही थी। गायत्री मरियम को आदर के साथ अंदर ले गई। उन्होंने मरियम को सोफे पर बिठा कर कहा, कहाँ चली गई थी तुम मरियम? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? हाँ, हो तो गई गायत्री जी। आप जब हॉस्पिटल में थी तब मैं आपको देखने आती थी। उसके बाद अचानक मन उबने सा लगा और मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम चली गई थी। अब लौटी हूँ तो लगा सबसे मिलकर आती हूँ, बस इसलिए मिलने चली आई। मरियम ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया तुमने जो यहाँ चली आई, कितना वक्त हो गया है तुमसे बात किए। मरियम ने चारों तरफ देखते हुए कहा, माया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मरियम के मुंह से माया का नाम सुनकर गायत्री को हैरानी हुई। उन्होंने हड़बड़ा कर पूछा, माया? माया को तुम कैसे जानती हो मरियम? माया को कौन नहीं जानता, बड़ी प्यारी बच्ची है। आपका बहुत ख्याल रखा था उसने जब आप हॉस्पिटल में थी तब। बस उसी वक्त माया के बारे में सुना था, लेकिन कभी मिल नहीं पाई। आज आपके साथ उससे भी मिलने का बड़ा मन था। मरियम ने पूरी बात बताई। ये सुनते ही गायत्री की जान में जान आई। माया तो नेपाल गई है, वहाँ उसका शूट चल रहा है। अविनाश भी तो उसी के साथ वही है, गायत्री ने बताया। चलिए, ये जानकर बड़ी खुशी मिली कि अविनाश अब खुश है, वरना एक समय ऐसा भी मैंने देखा था जब अविनाश ने जीना ही छोड़ दिया था। नव्या के जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया था। शुक्र है माया ने उसे संभाल लिया। मरियम ने कहा, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि अब जल्दी दोनों एक हो जाएं, ताकि नक्श और आरव भी अपने घर लौट आए। कहते हुए गायत्री का गला भर आया। हाँ गायत्री जी, नक्श और आरव को माँ और बाप का प्यार मिले, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है? मरियम ने थोड़ा बेचैनी के साथ कहा। गायत्री और मरियम के बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। इन सबके बीच एक्साइटमेंट में गायत्री ने माया को फोन लगा दिया। माया ने जैसे ही फोन उठाया वैसे ही गायत्री ने कहा, माया कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं आंटी? माया ने अविनाश के सामने देखते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बेटा मैं तुम्हारी किसी से बात करवाना चाहती हूँ, गायत्री ने बड़ी उत्सुकता के साथ कहा और फोन मरियम को दे दिया। मरियम ने फोन कान पर लगाते हुए कहा, हेलो माया। मरियम की आवाज सुनते ही माया समझ चुकी थी कि सामने फोन पर कौन था। वो कुछ कहती उससे पहले ही मरियम ने फिर से कहा, मैं मरियम बोल रही हूँ। बचपन से अविनाश मेरी ही गोद में पला बड़ा है। उसने बताया होगा ना तुम्हें मेरे बारे में? हाँ बिल्कुल, अविनाश के मुंह से मैंने कई बार आपके बारे में सुना था। वो अक्सर आपके बारे में ही बातें करते हैं। और बहुत अच्छा किया आपने भी आंटी, आपके आने से गायत्री आंटी खुश हो गई होगी। माया ने कहा। माया मरियम को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो एक अनजान की तरह ही बात कर रही थी, ताकि मरियम को ये शक न हो जाए कि माया और नव्या एक ही है। इधर माया की आवाज में मरियम को अपनापन महसूस हुआ, मानो जैसे वो माया को अच्छे से जानती हो। तभी माया ने अविनाश को फोन दिया। अविनाश ने कहा, कैसी मरियम आंटी? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, मैंने कहा था ना मैं मिलने आती रहूंगी, तो लो आ गई हूँ वापस। मरियम ने धीरे से कहा, आंटी अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं जल्दी ही वापस लौट जाऊँ और आकर सीधा आपसे मिलूंगा। अविनाश ने कहा, मैं इंतजार करूंगी बेटा। कहते हुए मरियम ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर और गायत्री के साथ बातें करने के बाद मरियम ने कहा, गायत्री जी अब मुझे चलना चाहिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। गायत्री ने मरियम को दरवाजे तक छोड़ा और फिर मरियम चली गई। इधर हेमंत अपने घर में रेडी होकर पल्लवी का इंतजार करते हुए बार बार अपनी रिस्ट वॉच पर नजर घुमा रहा था। जब कुछ देर तक पल्लवी नहीं निकली तब हेमंत ने आवाज लगाई और कहा, पल्लवी कहाँ रह गई हो यार? We are getting late. बस 1 मिनट में आई। पल्लवी की आवाज आई। कुछ देर में तैयार होकर पल्लवी हॉल में आई और हेमंत ने पल्लवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या लग रही हो पल्लवी? एकदम सुंदर। इस उम्र में भी तुम्हारा जवाब नहीं। तुम भी ना हेमंत, जरा उम्र का तो लिहाज किया करो। अब चलो जल्दी। कहते हुए पल्लवी आगे और हेमंत उसके पीछे घर से बाहर निकला। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंचे। गाड़ी से उतरकर दोनों एग्जिट गेट पर हाथों में एक बुके लेकर खड़े हो गए। आज कई सालों बाद विशाल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लौट रहा था और उसी के वेलकम के लिए हेमंत और पल्लवी दोनों यहाँ आए थे। कुछ ही देर में विशाल की फ्लाइट लैंड हुई। विशाल ने कुछ साल बाहर रहकर अपनी बॉडी गजब की बिल्ड कर ली थी। टाई
टाइट फिटिंग सूट के अंदर से ही उसकी मसल्स देखकर लड़कियां अपना दिल देने को बेकाबू हो रही थी, लेकिन उसके काले दिल के आगे उसकी एक काया बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती थी। विशाल जैसे ही बाहर आया तो पल्लवी की नजर उस पर पड़ी। विशाल अपने पेरेंट्स के पास एक्साइटेड होकर आया। पल्लवी ने विशाल को गले लगाकर कहा, कैसा रहा तेरा सफर विशाल? तेरे इंतजार में मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई कभी? इतने सालों बाद हमसे मिलने आया है। विशाल ने पल्लवी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम, मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। अब आ गया हूँ ना हमेशा के लिए आपके पास। अब मैं आप लोगों के पास ही रहूंगा। साथ ही कुछ पुराने हिसाब भी तो है यहाँ जिन्हें चुकता करना होगा। हेमंत ने विशाल को बुके देते हुए कहा, वेलकम बैक विशाल। थैंक यू डैड। कहते हुए विशाल ने हेमंत को तेरे इंतजार में मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई कभी? इतने सालों बाद हमसे मिलने आया है। विशाल ने पल्लवी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम, मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। अब आ गया हूँ ना हमेशा के लिए आपके पास। अब मैं आप लोगों के पास ही रहूंगा। साथ ही कुछ पुराने हिसाब भी तो है यहाँ जिन्हें चुकता करना होगा। हेमंत ने विशाल को बुके देते हुए कहा, वेलकम बैक विशाल। थैंक यू डैड। कहते हुए विशाल ने हेमंत को हक किया। हेमंत, अब आप ये भारत मिलाप घर पर करना। अभी चलो यहाँ से। देखो ना मेरा बच्चा कितना थक गया है। पल्लवी ने कहा। उसके बाद तीनों वहां से बाहर निकले और गाड़ी से घर की तरफ चल पड़े। वही नेपाल में मूवी की शूटिंग अब खत्म हो चुकी थी। आज रैप अप पार्टी भी थी जहाँ पूरी यूनिट एंजॉय कर रही थी। इतने दिन साथ में काम करके सबका बॉन्ड अच्छा बन गया था, इसलिए सभी एक दूसरे के साथ नई मेमोरीज क्रिएट करने में लगे थे। माया ने आज अविनाश की पसंद का गाउन पहना था जिसमें वो भला की खूबसूरत लग रही थी। हर कोई माया को कॉम्प्लीमेंट्स पर कॉम्प्लीमेंट्स ही दिए जा रहा था। दिवाकर ने जैसे ही माया को देखा तो कहा, अरे माया, आज तो तुम्हारा लुक बहुत ही क्लासी लग रहा है। अब तो मैं तुम्हें किसी रोमांटिक फिल्म के लिए भी साइन कर सकता हूँ। ये सुनते ही माया ब्लश करने लगी और अविनाश भी खुश हो गया। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी उस मस्त और रंगीन माहौल में अचानक खुसर फुसर चालू हो गई। धीरे धीरे माहौल टेंस होने लगा। माया और अविनाश दोनों साथी खड़े थे। इसी बीच अंजलि दौड़ते हुए माया के पास आई और कहा, माया, ये देखो, पता नहीं ये किसने भेजा है। अंजलि ने अपना फोन दिखाया तो उसके फोन पर कुछ वायरल फोटोज को देखकर माया का पूरा चेहरा उतर गया। गुस्से में उसकी भौहें तन गई और उसके मुंह से अचानक निकला, What the hell? ये सब क्या है? माया के इस तरह हैरान होने से अविनाश को थोड़ा और फील हुआ। उसने माया से पूछा, What happened, माया? ऐसा क्या है मोबाइल में? अविनाश की तरफ देखते हुए माया ने उसे फोन दे दिया। अविनाश ने जैसे ही वो पिक्चर्स देखी, उसका पारा चढ़ गया। उसने अंजलि की तरफ देखा और कहा, ये सब किसने किया है अंजलि? This is ridiculous. I don't know अविनाश सर, मैंने भी ये अभी देखा और तुरंत माया को बताने आ गई। अंजलि ने अविनाश को बताया। असल में वो मॉफ्ड पिक्चर्स थी जिसमें दिवाकर और माया कुछ ज्यादा ही क्लोज दिखाई दे रही थी, ऐसे जैसे उन दोनों के बीच की दूरियां बची ही नहीं थी। उसके नीचे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि इसी तरह की लड़कियों को मूवी में रोल मिलते हैं। और कपल, रोल की भूखी लड़की। ये सब देखकर और पढ़कर माया का दिमाग चकरा रहा था। वो पागल होने लगी। अविनाश भी इस बात से अनजान था कि ये किसने किया, लेकिन उसके दिमाग में एक नाम क्लिक करने लगा। वहीं उस पार्टी में हर जगह हर कोई सिर्फ माया के बारे में ही बात कर रहा था। माया और दिवाकर सर, इन दोनों को तो देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। क्योंकि एक लड़की ने कहा, कुछ बातें लगती नहीं दिखती हैं, जैसे अभी दिख रही हैं। वहीं उसके पास खड़े दूसरे शख्स ने कहा, इसमें जरूर माया की ही गलती होगी। दिवाकर सर तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। हाँ, इस माया ने ही उन्हें अपने जाल में फंसाया होगा। एक एक करके कई लोग अपनी अपनी तरह से कुछ न कुछ कह रहे थे। वहीं माया हैरानी में यही सोच रही थी। उसने अविनाश से कहा, आखिर इतनी घटिया हरकत किसने की होगी? अविनाश ने पास खड़ी अनुष्का की तरफ इशारा किया। माया ने नोटिस किया कि अनुष्का अभी कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रही थी। कुछ सोचते हुए माया अनुष्का के पास गई। अनुष्का ने जैसे ही उसकी ओर देखा, वो मारे गुमान के हंसने लगी। माया समझ गई थी कि इसके पीछे अनुष्का का ही हाथ था। ये ठीक नहीं किया तुमने अनुष्का, माया ने गुस्से में कहा। क्या बक रही हो? किस चीज के बारे में कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनुष्का ने कहते हुए मुंह बनाया और पार्टी से बाहर चली गई। माया भी गुस्से में उसके पीछे गई और उसने अनुष्का से कहा, अनुष्का, तुम इतनी नादान
जब से यहाँ आई हो सबकी लाइफ डिस्टर्ब करके रखी है तुमने। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। तुम इसी लायक हो। कहते हुए अनुष्का भी गुस्से में तिलमिला गई। मैं किस लायक हूँ ये मेरा काम बताता है। मुझे तुमसे वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है जो दो लोगों की फोटोज को मॉर्फ करके चीप टैक्टिक्स यूज करती हो। माया ने कहते हुए अनुष्का को उकसाया। हाँ तो ठीक है, अगर तुम मुझे चीप समझती हो तो हाँ हूँ मैं चीप। किया है मैंने ये। अब बोलो क्या बिगाड़ लोगी मेरा? तुम्हारे इल्जाम लगाने पर से क्या होगा? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब मैंने किया है? ये तुमने ही किया है अनुष्का। सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। तुमसे ज्यादा गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, और मैंने तुमसे ज्यादा जलील लड़की नहीं देखी माया, जो आते ही मेरा रोल खा गई। हाँ किया है मैंने ये सब, तो क्या? तुम्हें इस मूवी से हटाने का इससे अच्छा रास्ता और क्या हो सकता था? पहले तुम्हारा हार्नेस काटा तो तुम वहाँ बच गई, फिर आग लगवाई लेकिन वहाँ भी तुम बच गई। तो अब मैं और क्या करती? मुझे तुम्हारी शक्ल फूटी आँख भी नहीं भाती है। अनुष्का इतने गुस्से में थी कि उसने अनजाने में ही सही लेकिन सब कुछ कह दिया था। अविनाश और दिवाकर ने अनुष्का के मुंह से निकली सारी बातें सुनी। दिवाकर और अविनाश को देखकर अनुष्का डर गई और उसने मन ही मन कहा, ये मैंने क्या कर दिया इस माया की बच्ची को? सबसे पहले उसे दिवाकर को समझाना था, इसलिए वो भागकर उसके पास गई। दिवाकर ने तिल मिलाते हुए कहा, बस अनुष्का बस, हाउ डेयर यू। सर प्लीज